MRT 300 के अंतर्गत ज्योग्राफी में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है एग्रीकल्चर, कृषि। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख थीम को सम्मिलित किया गया है। कृषि के प्रकार, कृषि क्रांति, प्रमुख फसलें और उनके प्रकार तथा प्रमुख घास भूमियाँ। ये सभी थीम लगातार परीक्षा में आती हैं और हर वर्ष इनका रिपीटिशन होता है। ये 4 छोटी छोटी थीम थी, इसलिए इसको एक ही क्लास में कंबाइंड करके एक बड़ी थीम एग्रीकल्चर ली गई। उसी के अंतर्गत ये चारों थीम समाहित की गई है। MRT 300 जो पहल है वह UPPCS 2025 ROARO 2023 को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पिछले 30 से 35 वर्षों में जो थीम बार बार रिपीट हो रही है, हर वर्ष वो आ रही है, ऐसी थीम को लिया गया है और ऐसी थीम की संख्या 300 के लगभग है। इन 300 थीम में पूरी GS का कवर हो जाता है और यही 300 थीम हर वर्ष परीक्षा में आ रही है। एग्जामिनर इन्हीं थीम से हर वर्ष क्वेश्चन बना रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर MRT 300 प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें यह आज इसकी तीसरी क्लास है और इसमें 4 छोटी छोटी थीम को सम्मिलित करके एक बड़ी थीम एग्रीकल्चर ली गई है। PYQ 360 एक दूसरी पहल है, जिसके अंतर्गत पिछले 30 से 35 वर्षों के जो UPPCS आयोग द्वारा प्रश्न पूछ लिए गए हैं, उनको PYQ फॉर्म में कंप्लीट सिलेबस PYQ के फॉर्म में करा दिया जाएगा आपको। और यह लगातार क्लास अब शुरू होने वाली है। तो इन दो जो पहल है PYQ 360 और MRT 300, इन दोनों की क्लास रेगुलर होगी। इनकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए दोनों क्लास फ्री हैं, यूट्यूब पे हैं और PDF भी सभी के लिए फ्री है। तो ये दोनों पहल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह से इससे आपका एंटायर जो GS का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें PYQ भी आ जाते हैं आपके 30 से 35 वर्षों के, और जो थीम जहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष बन रहे हैं उसको ब्रॉड वे में लिया गया है, ताकि वहाँ से अगर दूसरे जगह से भी क्वेश्चन बने तो आपका छूटे ना। तो इन दोनों क्लास करने के बाद आपको यहीं से लगभग सारा क्वेश्चन पेपर यहीं से आपको दिखाई दे जाएगा। तो रेगुलर इसकी क्लास चलती है, आप इससे जुड़िएगा। आज की जो इम्पोर्टेंट थीम है वह है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंतर्गत 4 छोटी छोटी थीम को समाहित किया गया है। एग्रीकल्चर के टाइप्स यानी कि कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें और उनके प्रकार, कृषि क्रांति जिसे हरित क्रांति, ठीक है, इस तरह की प्रमुख विश्व की जो घास भूमि है वे, ठीक, इन सभी को देखेंगे। तो यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत एग्रीकल्चर के जो प्रकार है उसको देखते हैं। एग्रीकल्चर के यहाँ से वही प्रकार लिए गए हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या ये आ भी चुके हैं। जैसे स्थानांतरणशील कृषि, ये भी कृषि का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत जनजातीय समुदाय द्वारा खेती की जाती है। यह क्या करता है, उपजाऊ भूमि को प्राप्त करने के लिए पुरानी भूमि को छोड़कर नई भूमि को तलाशता है। वहाँ की और पुरानी भूमि में जो अवशेष है उसको जला के वहीं पर छोड़ देता है और नई भूमि में फिर वहाँ से वन काटता है, नई भूमि को तैयार करता है, फिर वहाँ से जब फसल ले लेता है तो उसको भी छोड़ देता है फिर दूसरी जगह। इस तरह से इसको स्लैश एंड बर्न यानी कि साफ करो और फिर जलाओ कृषि भी कहा जाता है। और यह जनजातीय समुदाय द्वारा की जाती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इस तरह की कृषि की जाती है और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से इस तरह की कृषि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। गहन कृषि क्या है? गहन कृषि प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन अधिक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। गहन कृषि का आप मुख्य थीम क्या है? इसमें प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन अधिक होगा लेकिन वहाँ पर क्योंकि जनसंख्या अधिक है, जिस क्षेत्र में इसकी कृषि की जाती है वहाँ के व्यक्तियों के अनुसार प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। यानी कि अधिक जनसंख्या होने के कारण वहाँ पर श्रमिकों के द्वारा ही कृषि की जाती है गहन कृषि में। विस्तृत कृषि क्या है? विस्तृत कृषि में ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जैसे विकसित देश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या है कि कृषि भूमि बड़ी बड़ी है, व्यक्तियों की संख्या कम है
तो यहाँ से मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन कम होगा लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। यही मिलान करने के लिए पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। फिर देखते हैं कृषि का एक प्रकार ट्रक फार्मिंग या उद्यान कृषि। उद्यान या ट्रक फार्मिंग कृषि व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है और ये हमेशा अधिकांश बाजार के नज़दीक की जाती है, जैसे दिल्ली, आगरा, मेरठ या लखनऊ, उसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि की जाती है। विकसित देशों में भी कृषि की जाती है और वहाँ से इन कृषि के जो उत्पाद होते हैं जैसे फल फूल सब्जी, उनको ट्रकों में भर के बाजार में लाया जाता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग या उद्यान कृषि भी कहा जाता है। सहकारी कृषि, भारत में आजकल ये कृषि को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसे कॉल कोल खोज भी कहते हैं। इसका प्रबंधन जो होता है कृषि का, वह प्रबंधक संस्था यानी कि एक सहकारी संस्था गठित की जाती है, वह इसका प्रबंधन करती है, ठीक है। इजराइल में इस कृषि को जिबुतकिन कहा जाता है, सॉरी किबुतजिन कहा जाता है। ये जो सहकारी कृषि है इजराइल में इसको किबुतजिन कहा जाता है। जीविका निर्वाहन कृषि कैसी होती है? यह कृषि मानसूनी जलवायु प्रदेश के जो देश हैं उसमें होती हैं और ये मुख्यतः जीविका, केवल इससे अपना पेट भरण का कार्य ही चलता है, व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस तरह की कृषि नहीं की जाती। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसीलिए इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो ये कृषि के प्रमुख प्रकार थे, यहीं से क्वेश्चन बनता है, हर वर्ष क्वेश्चन बनता है, यही फैक्ट रिलेवेंट थे, तो आपको बताया इनके बारे में। आगे यहाँ पर देखते हैं स्थानांतरणशील कृषि, ये क्या होता है बताइए। इसकी परिभाषा है कि ये जनजातीय समुदाय द्वारा की जाती है और इसमें उपजाऊ भूमि को प्राप्त करने के लिए जो पुरानी भूमि को छोड़ देते हैं उससे इसको जला देते हैं और फिर नई भूमि की तलाश करते हैं, यानी कि नई भूमि को तलाश करने के लिए वनों को काटते हैं, जलाते हैं, इस तरह से ही चलती रहती है और ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इसको प्रमुख रूप से इसको अपनाया जाता है। तो विश्व के अनेक देशों में इसके अलग अलग नाम हैं और हमेशा परीक्षा में यही क्वेश्चन आता है कि स्थानांतरणशील कृषि का इस देश में क्या कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया के राज्यों में क्या कहा जाता है, भारत के अलग अलग राज्यों में इसको क्या नाम दिया जाता है, मिलान करने के लिए आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लद्दाख, लद्दाख जो स्थानांतरणशील कृषि का नाम है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, कैनिंग फिलीपींस में, तुंग्या म्यांमार में, चिन्ना श्रीलंका में, टावी मेडागास्कर में, मोसोल जायरे मध्य अफ्रीका में, मिल्पा मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, कोन कोनुको वेनेजुएला में, रोक्का ब्राज़ील में। तो ये इसके नाम विश्व के अनेक देशों में इसको स्थानांतरणशील कृषि के अलग अलग नाम है। भारत में यहाँ पर ये नाम दिए गए। तो भारत में इसमें झूम कृषि कहा जाता है। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं 7 उनमें इसको झूम कृषि कहा जाता है। बेवर दहिया पेड़ा मध्य प्रदेश में कहा जाता है। बतरा राजस्थान में इसको कहा जाता है। धावी उड़ीसा में कहा जाता है। पोड़ आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी केरल में कहा जाता है। यानी कि स्थानांतरणशील कृषि के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो भारत के राज्यों में भी इसका अलग अलग नाम है और यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं। अब भारत में कृषि क्रांति शुरू हुई, जैसे द्वितीय हरित क्रांति। तो द्वितीय हरित क्रांति में जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूं और चावल, और चावल में भी प्रमुख रूप से गेहूं को महत्व दिया गया। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र था, यानी कि इस कृषि को जो द्वितीय हरित क्रांति थी वह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसी क्षेत्र में इस एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसमें फर्टिलाइजर कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किए जाने के कारण, साथ साथ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण इस क्षेत्र में उर्वरता, पर्यावरण प्रदूषण भी प्रभावित हुआ। तो फिर इसके बाद हरित क्रांति के बाद एवरग्रीन क्रांति, अलग अलग क्रांति, जैसे द्वितीय हरित क्रांति की बात की जा रही है जो हमारे उत्तर पूर्व भारत है उधर, और मध्य भारत, दक्षिण भारत, यानी कि द्वितीय हरित क्रांति की बात की जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भारत में अलग अलग क्रांति की जा रही है कृषि की। जैसे जहाँ पर आलू की संभावना अधिक है तो वहाँ के लिए आलू क्रांति, जहाँ पर पेट्रोल डीजल की संभावना है प्रोडक्शन की, वहाँ पर
इस तरह की क्रांति, तो उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मत्स्य जो क्षेत्र है भारत का, उनको बढ़ावा देने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए, उसके लिए अलग क्रांति, तो उन्हीं के नाम अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये हर वर्ष आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, और इसमें कौन कौन से खाद्यान्न थे मुख्य रूप से? इसमें थे गेहूं और चावल, मोटा अनाज इसमें सापेक्षिक रूप से कम था। और द्वितीय क्रांति में मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति जो मसाले होते हैं उनके उत्पादन के लिए, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन के लिए, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन के लिए, काली क्रांति पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। यानी कि भारत को जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे सेक्टर हैं, उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रांति, कृषि क्रांति लाई गई है। तो यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी भी थीम यहाँ पर पढ़ाई जा रही है सब इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष उनसे क्वेश्चन रिपीट होता है। कभी एक लाइन से, यदि इस बार नीली क्रांति पूछ ली तो हो सकता है अगली बार गुलाबी क्रांति पूछ ले। बस हमें क्या करना है, अभी तक हमारा जो वो रहता था फोकस, हम क्वेश्चनों को रटते थे, हम ये नहीं ट्रैक कर पाते थे कि किस थीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। पिछले 30 सालों में क्रांतियों से प्रश्न हर वर्ष आते हैं, स्थानांतरण कृषि से हर वर्ष प्रश्न आते हैं, कृषि के प्रकार से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या काम किया, एक थीम पकड़ी, उसको कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन कैसे भी आए यहीं से ही फंसेगा, जाएगा नहीं कहीं इधर उधर। तो आप बस इन 2 क्लासों को MRT 300 जो एक तरह से आपकी डिटेल क्लास है, और PYQ 360 जो आपके आए हुए क्वेश्चनों की क्लास है, इनको रेगुलर कर देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे आराम से। कुछ अगर नहीं मिलेंगे तो आप भी अपने स्तर से तैयारी करते रहें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हर वर्ष क्वेश्चन आता है, UPSC में तो हर वर्ष पूछता ही है, फसल प्रमुख फसल दे देगा कि इसमें से बताओ रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, कब उगाई जाती है, कब इसका समय है, किस ऋतु में उगाई जाती है, इस तरह से। तो यहाँ पर भारत की जो जलवायु उसके मौसम की देखते हुए यहाँ पर 3 तरह की मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है, जो अलग अलग मौसम में उगाई जाती है और अलग अलग समय पे उनका जो जीवन चक्र पूरा आता है उसके बाद ये काटी जाती है। तो इन फसलों में खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, और एक अन्य वर्गीकरण है व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल यानी कि एक तरह से इन तीनों फसलों में ही सम्मिलित है। तो इन सभी को देखेंगे। रबी फसल के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से हर वर्ष बनता है। UPSC में तो यहाँ से मिलान करने के लिए आता है, UPPCS में भी आता है, कभी कभी रबी की फसल पूछ लेगा तो कभी खरीफ की। जैसे रबी की फसल जो होती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य उगाई जाती है, यानी कि इसको शीत ऋतु में उगाया जाता है, और इसकी जो कटाई होती है अप्रैल से जून के मध्य यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इसको काट लिया जाता है। यानी कि इसका मतलब है ये 4 से 5 महीने की फसल है और इस समय इसको उगा के काट लिया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल है, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। ये जो फसलें हैं ये रबी की हैं। इसमें और भी फसलें हैं, तो ये प्रमुख फसल दी गई, यहीं से क्वेश्चन मिलान करने के लिए आता है। तो रबी के बाद अब अगली फसल देखते हैं कि कौन सी है। अगली जो फसल है हमारी खरीफ फसल है। खरीफ जो फसल है मुख्यतः इसकी जो बुआई की जाती है जून जुलाई में की जाती है, और इसको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इस फसल में जो खरीफ की फसल है यह मुख्यतः वर्षा ऋतु की फसल है। जैसे रबी की फसल मुख्यतः शीत ऋतु की फसल है और खरीफ की फसल मुख्यतः वर्षा ऋतु से संबंधित है। तो इसकी प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जुट, मूंगफली, सोयाबीन। अगर आप ध्यान से देखें इसमें मोटे अनाज की कृषि और दलहन की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। किसमें? खरीफ की फसल में।
ये एक आदर्श स्थिति है, यानी कि अन्य फसल भी की जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है, मिलान करने के लिए आता है। 2 फसल 3 फसल रबी की दे देगा, 1 खरीफ की पूछेगा, किसी में से कौन सी फसल खरीफ की है, ठीक है, मिलान करने के लिए। तो हर वर्ष आता है। जायद फसल की क्या बात है? जायद फसल है, यह मुख्यतः फरवरी मार्च में रबी और खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसल है और इसकी कटाई अगस्त से सितंबर में की जाती है। और इसमें मुख्यतः पानी वाली फसलें होती है। कौन सी? जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें, ये मुख्यतः जायद की फसलें हैं। हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसमें और भी प्रमुख फसलें थी, लेकिन हमने जो प्रमुख फसलें हैं यहीं पर वही बताई गई हैं। आगे चलते हैं। व्यापारिक फसलें, कभी कभी परीक्षा में खासकर इकोनॉमिक वाले सेक्शन में पूछ लेता है कि व्यापारिक फसलों का उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी फसलें व्यापारिक हैं, ठीक है, जैसे गेहूं व्यापारिक है या नहीं है, इस तरह से पूछ लिया जाता है ना। तो व्यापारिक फसलों का उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जन करना, यानी कि कृषक की आय बढ़ाना, जिससे देश समृद्ध हो सके। तो इसमें जो प्रमुख फसलें गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, चाय, कहवा आदि फसलें व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती है। भारत में मुख्यतः वर्गीकरण जलवायु के आधार पर रबी, खरीफ और जायद की फसलें। व्यापारिक फसलें इसलिए आपको बताया, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो कृषि से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो परीक्षा में हर वर्ष आते हैं, और ये तथ्य बार बार रिपीट होते हैं। पिछले 30 वर्षों में इतनी बार ये तथ्य रिपीट हो चुके हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज की जो थीम, बड़ी थीम तो एग्रीकल्चर है, लेकिन इन में 4 से 5 थीम को सम्मिलित कर लिया गया है और एक बड़ी थीम बनाई गई एग्रीकल्चर। और ये जो छोटी छोटी थीमें, चाहे वो स्थानांतरणशील कृषि हो, फसल के प्रकार हो या कृषियों के प्रकार हो, ये हर वर्ष क्वेश्चन आता है। कभी कृषि के प्रकार पूछ लेगा तो अगले वर्ष कृषि क्रांति पूछ लेगा, या स्थानांतरणशील कृषि पूछ लेगा, ऐसे पूछता था। तो ये 5-6 थीम को इकट्ठा करके एक बड़ी थीम बनाई गई एग्रीकल्चर, जिसमें सभी सारी छोटी थीमों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एडम जो पनीर है, इसका उत्पादन नीदरलैंड में किया जाता है। नीदरलैंड के दक्षिण में आपने देखा होगा एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क भी दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व में अपने आप में विशेष महत्व रखता है। अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है, और अंगोरा बकरी का जो पालन किया जाता है वो दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड जो प्रदेश है वहाँ का, उसमें किया जाता है। और इस अंगोरा बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है उसको मोहियर कहा जाता है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंगोरा बकरी भी पूछा है, कहाँ से अंगोरा बकरी है, दक्षिण अफ्रीका की। क्या होता है, इससे ऊन प्राप्त होती है और इसकी ऊन जो होती है मोहियर होती है, ठीक है नहीं, मोहियर नाम। पेरू में लामा से ऊन प्राप्त की जाती है। और दक्षिणी अफ्रीका में ही मक्का त्रिभुज है, यानी कि जो दक्षिणी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, उसमें एक ट्रायंगल है जिसको मक्का त्रिभुज कहा जाता है। जैसे लोहे का ट्रायंगल, लोह अयस्क उत्पादन का ट्रायंगल, या लोह अयस्क की जो औद्योगिक क्षेत्र है, लोह इस्पात उद्योग का क्षेत्र है, उसका जो ट्रायंगल है वो चीन में है। मुकेदन त्रिभुज उसको बोलते हैं, मुकेदन त्रिभुज। इसी तरह से दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, उसी में मक्का त्रिभुज पाया जाता है, ठीक है नहीं, पाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है, ठीक है। जैसे अंगोरा ऊन बकरी से भी प्राप्त की जाती है, और अंगोरा ऊन खरगोश से भी प्राप्त की जाती है। लेकिन अंगोरा जो ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है उसको मोहियर कहा जाता है। अरेबिका जो कहवा है वह उत्तम क्वालिटी का है, और लैटिन अमेरिका के देशों में इसका उत्पादन किया जाता है, अरेबिका कहवे का। और अरेबिका कहरा जैसे कहाँ से, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन देशों में इसका उत्पादन किया जाता है, और इसकी जो क्वालिटी है उत्तम किस्म की है। रोबस्टा कहवा यह निम्न क्वालिटी का है, और इसका उत्पादन अफ्रीका महाद्वीप में किया जाता है। यानी कि अरेबिका उत्तम क्वालिटी का है और रोबस्टा निम्न क्वालिटी का कहवा है। ब्राज़ील में कहवा का जो बागान है उसको फजिंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजिंडा। और ब्राज़ील में साओ पाओ कहवे की बहुत बड़ी मंडी है विश्व के स्तर पर देखा जाए। और सेंट्रोस यहाँ ब्राज़ील में ही कहवे का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, जो कहवा निर्यातक बंदरगाह भी बोलते हैं। तो साओ पाओ
मंडी से लेकर सेंटोस बंदरगाह तक एक रेल मार्ग है जिसको कहवा रेल मार्ग या कोफी रेल मार्ग भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत में चावल की 3 फसलें की जाती है। शीत ऋतु में जो चावल की फसल की जाती है उसको अमन कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो चावल की खेती की जाती है उसको बोरो कहा जाता है, और शरद ऋतु में जो चावल की खेती की जाती है उसे ओस कहा जाता है। यह प्रश्न यूपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में और यूपीपीसीएस में भी अमन के बारे में पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। खाद्य और कृषि संगठन रोम में है, ये भी हो चुका है। विश्व मौसम मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ पर है? नाइजीरिया, अफ्रीका। तो ये कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको बताए गए। अब विश्व में जो कृषि है उसमें कुछ घास भूमियाँ पाई जाती है, जैसे शीतोष्ण कटिबंध में घास भूमियाँ अलग है, उनके अलग अलग देशों में पाई जाती है, उनके नाम अलग अलग है। उष्ण कटिबंध में जैसे आपको पता होगा, जैसे ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा, ये इसके 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि 30 डिग्री दक्षिणी, 30 से 60 दक्षिणी अक्षांश और 30 से 60 उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है नहीं। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, फिर आता है इनके बाद शीत कटिबंध, यानी कि 90 और 90। ये आपको यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, इसी तरह से दक्षिण में भी। तो इन कटिबंधों के अलग अलग अक्षांशों पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और हर वर्ष इन भूमियों से क्वेश्चन बनता है, यानी कि एग्रीकल्चर का जो ही एक भाग है। तो देखते हैं इन भूमि को क्या कहते हैं और किस किस देश में पाई जाती है। प्रेरी जो घास भूमि है वो अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है, और प्रेरी जो भूमि है वह गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लानोस यह वेनेजुएला और कोलंबिया में है, जो दक्षिण अमेरिका के देश है दोनों। लानोस भूमि। सेल्वास यह अमेजन का जो बेसिन है ब्राज़ील वगैरह में, वहाँ पर पाए जाते हैं। कैंपोस ब्राज़ील में पाया जाता है, और यहाँ पर कहवा का उत्पादन किया जाता है। वही साओ पोलो मंडी जो बताया ना, साओ पोलो मंडी और सेंटोस बंदरगाह, ये फजिंडा यहीं पर है वो कैंपोस में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऊन का उत्पादन किया जाता है। कैंटबरी मैदान जो है ये न्यूजीलैंड में, ये भी गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। पटाना श्रीलंका में। पेंडंग मलेशिया में। पंपास अर्जेंटीना में, यह भी गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है। और यहाँ पर ब्यूनस आयर्स और बाह्य ब्लांका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ पर गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी पाई जाती है। जैसे ध्यान से रखना, गेहूं की अर्धचंद्राकार जो पेटी पाई जाती है वो पैम्पोस अर्जेंटीना वगैरह में पाई जाती है। मक्का का त्रिभुज दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। और लौह अयस्क या लौह अयस्क उद्योग का जो त्रिभुज है, मुकेदन त्रिभुज, वो पाया जाता है चीन में। 3 त्रिभुज हैं। और इसी तरह से आपको पता भी होगा, जैसे ड्रग्स के नशे के वे त्रिभुज है, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की साइड में है। और गोल्डन क्रिसेंट भारत के पाकिस्तान वाली साइड में है, यानी कि पश्चिम साइड में, ठीक है नहीं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सवाना भूमि अफ्रीका में है, ठीक है नहीं। वेल्ड भूमि दक्षिणी अफ्रीका में, यहीं पर वेल्ड में वही मोहियर ऊन के लिए बकरी पाली जाती है, अंगोरा, है ना। पुस्ताज हंगरी में, यूरोप में। अस्टेपी घास का मैदान साइबेरिया में, यह भी मुख्यतः घास के मैदान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था घास के मैदान, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन बनता है, ठीक है नहीं। तो ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और आज का जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मुख्य जो थीम थी वो तो एग्रीकल्चर ही थी, लेकिन यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन एग्रीकल्चर की अलग अलग थीम से पूछ लेता है। कभी जैसे कृषि के प्रकार से पूछ लिया। कृषि के प्रकार में भी 2 टाइप है, एक तो कृषि के वैसे प्रकार, एक स्थानांतरणशील कृषि के ही अलग से प्रकार है, जो अभी आपको बताया ना। फिर फसल के प्रकार, कृषि क्रांति, घास भूमि। तो ये माइक्रो 4 थीम थी, इसी को एक जो बड़ी थीम में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करना। और इस जो MRT 300 प्रोग्राम है, जिसमें 300 थीम को जो बार बार रिपोर्ट होती है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, वे थीम है।
आपको उनकी क्लास करा दी जाएगी। आज लगभग 4 थीम हमने कंप्लीट कर ली और PY की 360 ये भी शुरू किया जाएगा। इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली इसकी क्लास होगी, बस अभी जल्दी इसकी क्लास शुरू होने वाली। तो इन दोनों क्लास यानी कि MRT 300 और PY की 360 से आप रेगुलर जुड़ के अपने सिलेक्शन को प्रीलिम्स में मजबूत कर सकते हैं। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है और इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी।